नमस्कार, राष्ट्रबोध से मैं पवन केसवानी। कहा जाता है यदि नीयत और इरादे साफ हों तो ऊपर वाला भी उसी का साथ देता है। छत्तीसगढ़ के मामले में कुछ ऐसा ही होने जा रहा है। छत्तीसगढ़ की ऊर्जा धानी के नाम से मशहूर कोरबा से ऊर्जा के क्षेत्र में एक नई इबारत लिखी जाएगी। इस शुभ घड़ी के लिए बस इंतजार हो रहा है। चुनाव आचार संहिता की जैसे ही 4 जून को समाप्ति होगी उसके बाद वो प्रक्रिया भी शुरू होगी, जिससे न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि भारत को हजारों करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त होगा। दरअसल भारत को इस वक्त सबसे ज्यादा आवश्यकता है व्हाइट डायमंड यानी लिथियम की, और लिथियम की प्रचुर मात्रा मिली है। जहां कोरबा जिले के कटघोरा इलाके के घोचापुर गांव से ये उत्पादन होगा। करीब 250 हेक्टेयर का यह इलाका जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम ने मान्य किया है। इसके लिए बीटर भी तैयार हो गए हैं। दरअसल भारत में अभी तक लिथियम का उत्पादन नहीं होता, पूरी तरह निर्भरता होती है चीन पर। लिथियम वो धातु है जिसका उपयोग मोबाइल फोन, इलेक्ट्रिकल व्हीकल, लैपटॉप, डिजिटल कैमरे और अन्य उपकरणों की बैटरी को बनाने के लिए किया जाता है। कई तरह की रिचार्ज होने वाली बैटरियां भी इससे बनाई जाती है। अभी तक भारत में लिथियम की असेंबली यूनिट है, प्रोसेसिंग यूनिट नहीं है। अब पहली बार जब छत्तीसगढ़ में प्रोसेसिंग यूनिट बनेगी तो इससे न केवल रोजगार बढ़ेगा, राजस्व बढ़ेगा, रॉयल्टी मिलेगी, तय राशि मिलेगी, डीएमएफ फंड मिलेगा। तमाम ऐसे स्रोत तैयार होंगे जिससे समृद्धि आएगी। रोजगार के क्षेत्र की यदि बात की जाए तो लिथियम और इसकी ऊर्जा से जुड़े कई और काम भी चलकर आएंगे। जो कंपनियां इसमें भाग लेने को तैयार है उनमें ओला, वेदांता, जिंदल, श्री सीमेंट, अदानी समूह, अल्ट्राटेक सीमेंट सहित कई बड़ी कंपनियों ने बोली लगाई है। वैसे छत्तीसगढ़ में कोरबा के अलावा सुकमा में भी लिथियम की उपलब्धता की जानकारी मिली है। बरसों पहले इसका दोहन शुरू हो सकता था। करीब 5.5 साल पहले जब राज्य सरकार को इस बारे में जानकारी मिली, लेकिन लिथियम का दोहन नहीं हो सका। कमजोर राजनीतिक इच्छा शक्ति के कारण स्थानीय राज्य सरकार की उस समय प्राथमिकताएं दूसरी थी, वरना लिथियम के माध्यम से छत्तीसगढ़ की समृद्धि कहीं आगे देखी जा सकती थी। छत्तीसगढ़ के बारे में एक बात लगातार जो चर्चा में आ रही थी कि इस राज्य में विकास के नाम पर पूर्ववर्ती भूपेश सरकार द्वारा बार बार कर्ज लिया जा रहा था। ऐसे कर्ज की जरूरत ही नहीं पड़ती, लेकिन राजस्व और रोजगार के अवसर बढ़ाने को दूसरी प्राथमिकता में रखा गया। जबकि राज्य सरकार के विरुद्ध कई गंभीर घोटाले घपले के आरोप लगते रहे, खासकर महादेव सट्टा वाले मामले में जिस तरह से पूर्ववर्ती भूपेश बघेल सरकार की बदनामी हुई तो उसका अध्ययन किया गया तो ये पाया गया छत्तीसगढ़ जहां प्रचुर मात्रा में खनिज संपदा है, दूसरे राजस्व के साधन भी यहाँ जुटाए जा सकते हैं। खनिज के अलावा अनुकूल व्यावसायिक वातावरण भी था, यहाँ श्रमिकों की कमी नहीं थी। छत्तीसगढ़ शांत प्रदेश कहलाता है, बावजूद इसके कोई कोशिश नहीं की गई। छत्तीसगढ़ में लिथियम के अलावा कई अन्य ऐसे बहुमूल्य बेशकीमती धातु हैं जिनके माध्यम से छत्तीसगढ़ विकसित राज्य के रूप में राष्ट्रीय परिदृश्य में बहुत पहले आ सकता था। लेकिन अब जब पूर्ववर्ती भूपेश बघेल सरकार के करतूतों की फाइलें एक एक कर खुलती जा रही है तो उससे कई चौंकाने वाले दृश्य सामने आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ में जैसे ही भाजपा की विष्णुदेव साय सरकार बनी तो फरवरी में सीजीपीएससी के पुराने चेयरमैन टामन सिंह सोनवानी के विरुद्ध एक एफआईआर दर्ज होती है, जबकि मई 2023 में उनकी मेरिट लिस्ट वाली घोटालेबाजी का पता चल चुका था। बहुत हैरान करने वाली जानकारियां सामने आई थी कि किस तरह से चेयरमैन ने अपने लड़के और अपनी बहू के अलावा भतीजे और अन्य नाते रिश्तेदारों को तो मेरिट सूची में शामिल करवाया ही, बल्कि चेयरमैन के साथ काम करने वाले उनके सचिव से लेकर कांग्रेस के कई नेताओं के बेटा बेटी रिश्तेदार गलत तरीके से पैसे के जोर पर मेरिट लिस्ट में अपना नाम डलवा गए। क्या उस समय की भूपेश बघेल सरकार को यह सब नहीं पता होगा?
दरअसल जानकारी तब भी थी, एफआईआर तब नहीं हुई जब भूपेश सरकार का तख्ता पलट हुआ। एफआईआर हुई और एफआईआर के बाद एक निजी अस्पताल में अज्ञातवास में रह रहे पुराने चेयरमैन, पुराने आईएएस टामन सिंह सोनवानी मोबाइल गेम खेलते हुए नजर आए। इस तरह की तस्वीरें जब छत्तीसगढ़ का वो प्रतिभा संपन्न युवा देखता है जिसने बरसों बरस तक सीजीपीएससी के लिए मेहनत की, तैयारी की, साधना की, लेकिन उनके हक पर किसी और ने पैसों के जोर पर डाका डाल दिया और उसका सरगना इस तरह से किसी प्राइवेट हॉस्पिटल के एसी रूम में मोबाइल खेलता नजर आए, सोचिए उन पर क्या बीत रही होगी। छत्तीसगढ़ की प्रतिभाओं का गला घोटने वाले ऐसे सरगना की जल्द गिरफ्तारी होगी, मुझे इस बात की पूरी उम्मीद है। न केवल टामन सिंह सोनवानी बल्कि उनकी गैंग में शामिल और ऐसे बड़े दोषी लोग जो खुद को सफेदपोश पाते हैं, जो खुद को रसूखदार पाते हैं, उनका सारा रसूख हवा हो जाएगा। जेल के सिकंजों के वो जल्द पीछे जाएंगे। जिस वक्त मैं विश्लेषण कर रहा हूं तो अभी थोड़ी देर पहले ही छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का एक और बड़ा फैसला आया है। वो फैसला भी काफी हैरान करने वाला है। दरअसल ये फैसला आया है छत्तीसगढ़ में एसआई, प्लाटून कमांडेंट और सूबेदार भर्ती परीक्षा से जुड़ा हुआ है, जिसके लिए 995 पदों की भर्ती के लिए सितंबर 2021 में विज्ञापन जारी किया था। इसमें से प्लाटून कमांडेंट के 247 पदों पर भर्ती होनी थी। विज्ञापन में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया था कि महिला उम्मीदवार प्लाटून कमांडेंट के लिए पात्र नहीं होगी। बावजूद इसके विधानसभा चुनाव के चंद महीना पहले 16 मई 2023 को मुख्य परीक्षा के लिए पात्र अभ्यर्थियों की सूची जारी की गई। इसमें प्लाटून कमांडर और अन्य पद मिलाकर 370 महिला अभ्यर्थियों का चयन हो गया, जबकि विज्ञापन में कहीं कोई इसका प्रावधान नहीं था। इसके बाद मेरिट सूची से वंचित कैंडिडेट ने हाई कोर्ट में अलग अलग याचिकाएं दायर की थी। ऐसी खुली गड़बड़ी को संज्ञान में हाईकोर्ट ने लिया और 90 दिनों के भीतर चयनित अभ्यर्थियों को, पात्र अभ्यर्थियों को नौकरी देने का आदेश दिया। 90 दिनों का यह आदेश नियुक्ति पत्र के लिए है, जबकि प्रक्रिया पूरी करने के लिए 45 दिन का समय दिया है। युवाओं के रोजगार से जुड़ी न केवल सीजीपीएससी बल्कि एसआई भर्ती का यह मामला भी 2021 का है। वही 2021 जब सीजीपीएससी का ये मेरिट घोटाला हुआ, मई 2023 में ये भांडा फूटा, सब कुछ शीशे की तरह साफ था। भूपेश बघेल सरकार से जुड़े हुए कई सफेदपोश इसमें शामिल थे, लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं हुई। एफआईआर दर्ज जनता ने करवाई, तख्ता पलट कर दिया, नई सरकार को मौका दिया और अब टामन सिंह सोनवानी कहीं छुपे छुपे फिर रहे हैं। हमने कई बार कोशिश की उनसे संपर्क करने की, लेकिन वो कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। कहीं नजर आए तो आप राष्ट्रपति को सूचित करें। इन टामन सिंह सोनवानी को संरक्षण देने वाले भूपेश बघेल भी 420 के आरोपी हैं। न केवल 420 बल्कि 467, 471, 468 और ऐसी तमाम 7 धाराएं जो महादेव सट्टा से जुड़ी है। दरअसल भूपेश बघेल के विरुद्ध जो मामला ईडी ने दर्ज करवाया है वो शुभम सोनी का एक रिकॉर्डेड वीडियो था, जिसके बूते ईडी ने अपनी कार्रवाई तेज की। तब उस वीडियो में महादेव सट्टा ऐप का एक प्रमोटर शुभम सोनी यह भी कहता नजर आ रहा था, मेरे पास ढेर सारे वो सबूत हैं जो मैंने 508 करोड़ रुपए बिट्टू भैया और सीएम साहब को दिए हैं। मैं वो सबूत दे दूंगा कि किस तरह से मैंने उन्हें 508 करोड़ रुपए पहुंचाए हैं। दरअसल शुभम सोनी का वो वीडियो ऐसे समय में आया जब विधानसभा चुनाव के प्रचार चल रहे थे। चुनाव प्रचार अपने पीक पर था। चुनाव प्रक्रिया के दौरान जब भी ऐसे वीडियो आते हैं तो आम जनता भी उन्हें राजनीतिक नजरिए से देखती है। तब लगा कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में कोई वीडियो जारी करवाया गया होगा, लेकिन अब जब कोई चुनाव नहीं है तो हमें उस वीडियो के बारे में सोचना चाहिए। 8 मिनट का वो वीडियो क्या कुछ गुल खिला गया, उसे समझने के लिए हमने उनके कुछ अंश निकाले हैं। संक्षेप में एक बार हमें फिर शुभम सोनी की उन बातों को सुनना और समझना चाहिए जिसके कारण भूपेश बघेल के विरुद्ध गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। न केवल भूपेश बघेल बल्कि उनके करीबियों की भी धड़कन बढ़ी हुई है। कब कानून के हाथ उन्हें जेल के पीछे डाल दें। मुझे पता चला वर्मा जी के बारे में, फिर मैंने उनसे मीटिंग की। फिर मुझे समझ लो हफ्ता वसूली वाला काम चालू हो गया। अब वर्मा जी से मैंने मीटिंग किया तो फिर उनसे बात हुआ और ये हुआ कि अब उनको मुझे हर महीना 10 लाख रुपए देना है, तो वो भी ओके हो गया। अब हर महीना मैंने उनको 10 लाख रुपए देना चालू कर दिया, तो काम अब बढ़िया चलने लगा मेरा।
और पैसा भी कमा रहे थे हम, सब कुछ ओके था। उसके कुछ दिन बाद ऐसा हुआ कि हमारे लड़के फिर अंदर हुए, अब वो छूट ही नहीं रहे हैं वापस। तो मैंने वर्मा जी को कॉल लगाया कि सर अभी कैसे हो गया, आपको तो मैं पैसा भी दे रहा हूँ, उसके बाद भी लड़के अंदर हो रहे हैं और छूट भी नहीं रहे, बाहर निकल ही नहीं रहे वो लोग। तो वो बोले कि चलो करते हैं कुछ, बोले कि चलो अब मिलवाता हूँ। हम गए साथ में, वहाँ पर सीएम सर और बिट्टू भैया से हमारा मीटिंग हुआ। ये चीज़ का मैंने पूरा अपना लिख के दे दिया है उसमें रिटर्न स्टेटमेंट में कि क्या हुआ वहाँ, कैसे हुआ, क्या किस बात का डील हुआ, हर चीज़ का स्टेटमेंट मैंने दे दिया अपने रिटर्न डॉक्यूमेंट में। मैं सितंबर 2020 में दुबई आया। जैसा कि मेरा मीटिंग हुआ था सीएम साहब से, तो उन्होंने बोला था कि दुबई जाओ, अपना काम बढ़ाओ और वहाँ मीटिंग करो जाके। तो मैं गया और मीटिंग भी हुआ मेरा कई लोगों से। तो 2 लोग के साथ मेरा यहाँ बिजनेस भी सेट हो गया और अच्छा खासा काम भी बढ़ने लगा, सब कुछ ओके चलने लगा। जैसा सीएम साहब बोले थे सब बढ़िया हो गया। एक बात बता रहा हूँ आपको, हमारे सीएम साहब का एक आदत है, बघेल जी का, कि वो कुछ दिन में पलटी मार देते हैं, और ऐसा मेरे साथ हुआ है। जब उन्होंने मुझे दुबई भेजा कि वहाँ जाके अपना काम सेटल करो, लोगों से मिलो, तो मैं गया, मिला भी और मेरा काम भी बहुत अच्छा सेट हो गया। उसके बाद हुआ ये कि कुछ दिन तक तो अच्छा चला, उसके बाद फिर प्रॉब्लम आने लगा मेरे काम पे। हमारे लोग अंदर होने लगे और छूट ही नहीं रहे वो लोग। मैं फ़ोन पे फ़ोन लगाया जाता हूँ, परेशान हो रहा हूँ। प्रशांत अग्रवाल जी से तो डील हो गया था कि क्या कैसे देना है, और वो सब तो मैंने अपने रिटर्न स्टेटमेंट में भी बता दिया है। उसमें लिखा भी हुआ है सब कुछ रिटर्न स्टेटमेंट में, क्या मैंने किसको दिया है, कैसे दिया है, किसके सोर्स से दिया है, हर कुछ लिखा हुआ है। अब इतना पैसा देने के बाद भी मेरा काम बढ़ नहीं रहा है, अंदर हो रहे हैं लोग, तो क्या मतलब, पूरा फंस गया मैं पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर यार। तो प्रशांत अग्रवाल जी के जब मेरा मीटिंग हुआ उसके बाद से मैंने अब तक 508 करोड़ रुपए दे चुका है। हमारे बघेल साहब, बिट्टू भैया और उनके जो लोग हैं उनको मैंने 508 करोड़ रुपए दिया है। उसके बाद भी मेरा काम नहीं हो रहा है, मेरे काम में डिस्टर्बेंस हो रहा है इतना ज़्यादा, मैं इतना परेशान हो गया हूँ इस सिस्टम से, अब क्या करूँ समझ नहीं आता है। बस मेरा यही लास्ट रिक्वेस्ट है हमारे इंडियन गवर्नमेंट से कि वो बस इतना हेल्प कर दे मेरी, कि मैं अब फंस चुका हूँ इस पॉलिटिकल सिस्टम में, मैं इससे बाहर निकलना चाहता हूँ। और आपको जैसा एविडेंस चाहिए, जैसा प्रूफ चाहिए, मैंने जैसे जैसा पैसा उनको दिया है, हर चीज़ का मेरे पास एविडेंस, प्रूफ, हर चीज़, एक एक चीज़ पड़ा हुआ है। तो मैं यही चाहता हूँ कि बस मेरा हेल्प कर दीजिए वहाँ से। मैं भी इंडिया जाना चाहता हूँ वापस। मुझे डर लगता है यहाँ से इंडिया जाने में, मैं वहाँ जाना चाहता हूँ वापस, वहीं रहना चाहता हूँ, लेकिन मेरा हेल्प कीजिए। तो आपने वीडियो ध्यान से देखा होगा, हो सकता है इसमें कुछ बातें गलत भी हो, लेकिन जब गहराई से पड़ताल की जा रही है तो शुभम सोनी की कही हुई बातें कहीं ना कहीं सत्यता के बहुत करीब नजर आ रही है। जिस तरह से कड़ियां जोड़ी जा रही है, जिस तरह से पैसों का ट्रांजैक्शन हुआ, लेन देन हुआ, करोड़ों की नकदी के साथ अरबों की बेनामी संपदा मिल रही है। और इस वीडियो में पुराने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के राजनीतिक सलाहकार वर्मा जी का नाम भी बार बार आया। ऐसे ढेर सारे कई और सबूत हैं जो बता रहे हैं सिस्टम में बैठे हुए हमारे ऐसे नेताओं की विश्वसनीयता कितनी कमजोर है। खासकर अरविंद केजरीवाल जैसे नेता जो अपने बच्चों की कसम खाकर कांग्रेस को पानी पी कर गाली दे रहे थे, कांग्रेस को कचरा बता रहे थे, आज वही अरविंद केजरीवाल कांग्रेस के साथ न केवल हम कदम हैं बल्कि शराब घोटाले के आरोपी हैं, चंद दिनों के लिए जमानत पे छूटे हैं, 2 जून को वापस जेल जाने वाले हैं। ऐसे बहुरूपीय नेताओं की तस्वीर को भी आपको आत्मसात करना चाहिए, समझना चाहिए कि वो कल क्या कह रहे थे। बच्चों की कसम है, ना बीजेपी से गठबंधन करेंगे ना कांग्रेस से गठबंधन करेंगे। कांग्रेस में भी बहुत सारे लोग हमारे संपर्क में हैं, पर हम उनका कचरा लेना नहीं चाहते। मेरे को ये राजनीति आती नहीं तोड़ जोड़ की, इसके खिलाफ ये चेहरा चाहिए, ये सारे इकट्ठे हो जाओ फिर इसको हराना है। कांग्रेस ने इतने साल राज किया, एक काम बता दो कांग्रेस ने एक काम अच्छा किया हो। खुद को कट्टर ईमानदार बताने वाले ऐसे कई और नेता हैं जो बड़े बड़े सिद्धांतों की बात करते हैं, लेकिन आज एक दूसरे को गाली देने वाले ऐसे ही नेता
एक दूसरे के साथ हम कदम हैं। यूपी में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन है, मिलकर वो चुनाव लड़ रहे हैं। राहुल गांधी रायबरेली से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव के साथ वो मंच पर पहुंचे, लेकिन कांग्रेस और सपा की विचारधारा वाले कार्यकर्ताओं की हरकतों को यदि आप देखेंगे तो आपको यकीन हो जाएगा, ऐसे लोग जो अपने लिए वोट मांग रहे हैं कि इस विचारधारा से जुड़े हैं और उनके समर्थक भी किस कदर बेकाबू हो जाते हैं कि उन्हें मंच में भाषण ही नहीं देने देते। मैं राहुल गांधी साहब, सब लोग पीछे चलिए, सब लोग पीछे चलिए, सब लोग पीछे चलिए, सारे लोग पीछे चलिए। अब मैं आग्रह करूंगा आपके। भारतीय राजनीति के लिए कहा जाता है कि भारत के प्रधानमंत्री की कुर्सी का रास्ता यूपी से होकर जाता है, जहां लोकसभा की 80 सीटें हैं। राहुल गांधी अपनी माताजी की सीट यानी रायबरेली से उम्मीदवार हैं। यहाँ उनकी माताजी के साथ उनकी बहन जी पहुंची। माता सोनिया गांधी ने कहा कि मैं अपना बेटा आपको सौंप रही हूँ। जनता की क्या प्रतिक्रिया आई वो तो हमें नहीं पता, लेकिन असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने कुछ मजेदार प्रतिक्रिया दी। ये शायद मेरा हिसाब से 150-200 बार रीलॉन्च हो चुका है। हर बार ऐसे ही करते हैं, मैं मेरा बेटा को सौंप देता हूँ, बट आपका बेटा को लेगा कौन? ये बेटा को जो आपका बेटा को जो भी अपना घर में लेगा वो तो बर्बाद हो जाएगा ना, आलू से सोना बनाना शुरू कर देगा। राजनीति को अपना कारोबार और धंधा समझने वाले नेता जो जनता को भी बेवकूफ समझते हैं, दरअसल ऐसे लोग अब एक्सपोज हो चुके हैं। ऐसे लोगों की गलतफहमी बहुत जल्दी दूर हो जाएगी। पहले से कहीं ज्यादा जागरूक हो चुकी जनता राजनीति के ऐसे बदनुमा चेहरों को बेनकाब करना सीख गई है, जागरूक हो चुकी है। प्रश्न का प्रतिप्रश्न होता है, कामों का हिसाब लिया जाता है। ऐसे बदले हुए हालात में अच्छे लोगों को राजनीति में आना चाहिए, क्योंकि राजनीति बुरी नहीं होती, उसमें काम करना लोग अच्छे या बुरे होते हैं। तो आज के अंक के लिए इतना ही। मेरा आपसे आग्रह है कि नीचे दिए गए नंबरों पर यदि आप राष्ट्रबोध के जनमंच को सहयोग करेंगे तो हमें ज़्यादा संबलता मिलेगी। साथ ही मेरा यह भी आग्रह है कि चैनल को देखने और लाइक करने के साथ सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आपका और हमारा साथ ज़्यादा मजबूती से लंबे समय तक बना रहेगा। नमस्कार।